साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा जो है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होने से जुड़ा है। 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया जबकि राज्य में समान नागरिक संहिता को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है और देवभूमि उत्तराखंड देश की आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होने का गौरव इसको मिल गया है। साथियों, भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी पहले से लागू है। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिस पर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। न तो इस संहिता का समर्थन चौंकाने वाला है और न विरोध। इस फैसले के साथ उत्तराखंड ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कहें एक उदाहरण पेश किया है। यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। साथियों, समान नागरिक संहिता का मतलब है एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए समान रूप से लागू होगा। अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की जो है मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है, यानी इसमें सबके लिए एक समान व्यवस्था है। साथियों, अधिकतर संविधान निर्माताओं ने यह सपना देखा था कि एक दिन देश में समान नागरिक संहिता पर सहमति बनेगी और इसके लिए संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसके अनुच्छेद 44 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि समान नागरिक संहिता सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का प्रयास किया जाए। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यवस्था है। इस प्रकार यह हमारे संविधान निर्माताओं की तरफ से दिया गया आदेश है और जिससे न केवल लैंगिक समानता आएगी बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों का सुनिश्चय होगा और इससे जो है राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक सामंजस्य को भी बढ़ावा मिलेगा यूसीसी लागू होने के बाद से। साथियों, देश में अगर हम देखें अभी आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां किसी न किसी चरण में समान नागरिक संहिता बनाने की कवायद जो है चल रही है, उस पर काम हो रहा है। और गुजरात सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल भी नियुक्त किया है और उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार की यह पहल है और इसे गुजरात सरकार ने 45 दिनों के भीतर यूसीसी के संभावित कार्यान्वयन पर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है तैयार करनी है। और इस समिति का जो गठन है वह सरकार के सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और जैसा कि पहले भी बताया कि संविधान के जो अनुच्छेद है 44 उसके अनुसार यह सारी प्रक्रिया वहाँ पर की जाएगी। साथियों, समान नागरिक संहिता लागू करते समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उचित ही कहा है कि समान नागरिक संहिता भेदभाव समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का इसमें प्रयास किया गया है और इसमें कहीं भी कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं है, न किसी जाति, संप्रदाय या पंथ के लिए। साथियों, उत्तराखंड के निवासियों के अलावा 1 वर्ष से अधिक समय से रहने वाले अन्य राज्यों से आए लोगों पर भी यह कानून जो है राज्य में लागू होगा। जो व्यक्ति इस के तहत यानी यूसीसी के तहत नियमानुसार पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह एक इसकी महत्वपूर्ण शर्त है।
और यूसीसी के लागू होने से होने वाले जो हैं, लागू होने वाले या यूसीसी के जो लागू होगा उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, 5 बड़े बदलाव इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और या कहें कि यह इसकी विशेषता है। इसमें शादी की कानूनी उम्र और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल तय किए गए हैं। सभी धर्मों में शादी के लिए समान न्यूनतम आयु होगी, यह इसकी पहली विशेषता है, या कहें कि यह पहला प्रावधान किया गया है। और दूसरा जो है, तलाक के समान नियम और प्रक्रियाएं सभी धर्मों के लिए समान रूप से निर्धारित कर दी गई हैं। और तीसरा जो है, मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और हलाला की प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और चौथा जो है, अब जो है, सभी धर्मों में बेटियों को माता पिता की संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेगा। पांचवा इसमें जो प्रावधान किया गया है वह है गोद लेने के अधिकार सभी धर्मों और लिंगों के लिए समान हो जाएंगे। यानी उसमें न तो लिंग के आधार पर और न धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा। साथियों, इस संहिता की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए दोनों पार्टनर की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा। यदि लिव इन रिलेशनशिप समाप्त हो जाती है तो महिला भरण पोषण और गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यूसीसी में की गई है उत्तराखंड ने। यह प्रावधान महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य समाज में न्याय है, समानता है और एकता को बढ़ावा देना है। तो यह भी इस यूसीसी की एक महत्वपूर्ण प्रावधान या कहें विशेषता है। साथियों, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन 1 महीने के भीतर कराना आवश्यक है। अगर रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्तियों को 3 महीने की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी इसमें व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कहें कि यह एक प्रकार से यूसीसी में बाध्यता रखी गई है। साथियों, यदि रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी दी जाती है तो यह जुर्माना बढ़कर 25,000 रुपये तक हो सकता है। यानी 10,000 रुपये की जगह 25,000 रुपया एक प्रकार से वसूल किया जाएगा यदि सूचना गलत दी जाती है। इस प्रकार इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें, यूसीसी में जो प्रावधान किए गए हैं उससे समाज में पारदर्शिता लाना, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और इससे जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद करना है। और निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान हम इसको कहेंगे। साथियों, साथ ही यह कदम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए भी उठाया गया है। इन नियमों का पालन करना लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों की जो है जिम्मेदारी होगी, जिससे वे अपने रिश्ते को सामाजिक और कानूनी मान्यता दिला सकें और इसकी वजह से समाज में कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति जो है पैदा न हो। उत्तराखंड में रहने वाली कुछ विशेष अनुसूचित जनजातियों को यानी शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनको भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत जो है संरक्षण प्राप्त है और इसलिए उनको यूसीसी के प्रावधानों से छूट दी गई है। यानी उन पर यह जो है इसके प्रावधान यूसीसी के प्रावधान जो है लागू नहीं होंगे। उत्तराखंड में अगर हम देखें जनजातियों की को यूसीसी से बाहर रखने की एक बड़ी वजह जो है उनकी अलग सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान है।
भाषा है, रीति रिवाज है, पहनावा है, खान पान, संस्कृति जो है उन्हें विशिष्ट बनाती है, इसलिए उन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। ये जनजातियां उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का अगर हम देखें लगभग 3% है। इन जनजातियों के पारंपरिक रीति रिवाज और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें कहें कि यूसीसी से बाहर रखा गया है, और उन पर यह यूसीसी जो है लागू अभी फिलहाल नहीं होगा। साथियों, अनुसूचित जनजातियों में भी समय के साथ जागरूकता बढ़ी है, और वहाँ भी हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा विवाह करने वालों की संख्या निश्चित रूप से कम हुई है, क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं कि आज बड़े परिवारों की नहीं बल्कि सुखी परिवारों की ज़रूरत है। इसलिए अनुसूचित जनजातियों में भी जो है, एक प्रकार से हम कहें कि वह भी समय के साथ चल रहे हैं। अब किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने जीवन साथी के जीवित रहने तक दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है यूसीसी में। इससे निश्चित तौर पर महिलाओं को न्याय प्रदान करने में सुविधा होगी और उनका शोषण नहीं होगा, क्योंकि जब कोई एकाधिक विवाह करता है, एक से अधिक विवाह करता है, तो महिलाएं ही सर्वाधिक प्रताड़ित होती हैं और पीड़ित होती हैं। उनके अधिकार हैं और संसाधन हैं, उनमें कमी आ जाती है। अतः यह संहिता महिलाओं और बेटियों की एक बड़ी जीत है। अगर हम ऐसा कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, महिलाओं को इस संहिता से विशेष बल मिलेगा और महिलाएं अपने विवाह को लेकर आश्वस्त रहेंगी और उनका जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। इसके अलावा यदि हम वैश्विक पटल पर नज़र दौड़ाएं, विश्व पर नज़र दौड़ाएं, तो हम पाते हैं कि अमेरिका है, आयरलैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है, सूडान, मिस्र जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता जो है लागू की है अपने देश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ पर पहले से ही यूसीसी लागू है। लेकिन अभी तक भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश होने के नाते अभी भारत में अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ, एक प्रकार से कहें कि व्यक्तिगत कानून लागू हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए अलग उनके व्यक्तिगत कानून हैं, और वे अपने कानूनों से, कहें कि एक प्रकार से वे अपने कानूनों से शासित होते हैं। जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके अपने अलग कानून हैं, और मुसलमानों का कानून जो है शरीयत पर आधारित है, और अन्य धार्मिक समुदायों के कानून जो हैं भारतीय संविधान संसद के संविधान पर आधारित हैं। साथियों, हिंदू धर्म के तहत हिंदुओं के लिए शादी है, तलाक है, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े नियम जो हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और अन्य कानूनों के तहत शासित होते हैं। यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और उससे संबंधित जो कानून हैं वह हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए ये नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 पर आधारित हैं। ईसाइयों के संबंध में अगर हम देखें तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, जबकि सिखों के लिए सिख मैरिज एक्ट लागू होता है। इस प्रकार अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून भारत में लागू हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी में यहाँ पर उत्तराखंड में जो हम देखते हैं उसमें सेना के जवानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये नियम उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कानूनी रूप से सुरक्षित रह सकें।
और इसमें कोई संदेह नहीं कि सेना के जो जवान हैं उनकी कार्य प्रणाली या कहें कि उनके अधिकार और जिम्मेदारियां एक सामान्य नागरिक से अलग हैं। तो इसलिए उनके लिए इस यूसीसी में अलग से व्यवस्था की गई है। और सैनिकों को उनके जीवन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं यूसीसी में। और सैनिकों के लिए वसीयत के संबंध में सामान्य नागरिकों से अलग प्रावधान इसमें लागू होंगे। और इन प्रावधानों का उद्देश्य अगर हम देखें, सैनिकों को उनकी अनिश्चित परिस्थितियों और जोखिमपूर्ण जीवन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सहूलियत प्रदान करना है, ताकि उनके परिवारों को अनावश्यक कानूनी झंझट से बचाकर उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथियों, सैनिक हाथ से लिखकर या मौखिक रूप से वसीयत कर सकते हैं, ऐसी यूसीसी में व्यवस्था की गई है। और मौखिक वसीयत जो है केवल उन परिस्थितियों में मान्य होगी जब वह दो गवाहों के सामने दी गई है, यानी दो गवाह वहां पर रहने जरूरी होंगे। लेकिन यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरह से शामिल किया गया है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे निजता का हनन होगा। निजता का उनकी प्राइवेसी जो है, यूसीसी में ऐसा प्रावधान करने से उनकी प्राइवेसी खत्म होगी ऐसे जोड़ों की, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही संविधान के मौलिक अधिकारों का यह उल्लंघन है, ऐसा भी एक प्रकार से टिप्पणी की जा रही है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर भी हमें गौर करना जरूरी होगा। और हम देखते हैं कि आए दिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के बीच पैदा होने वाले तनाव, आत्महत्या या फिर जान से मार देने की घटनाएं भी हम देखते आए हैं। और निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का न केवल संबंधित परिवार पर बल्कि समाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए अगर हम कहें कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों जोड़ों में दायित्व भाव को एक प्रकार से शामिल किया गया है, तो कोई अनुचित नहीं होगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार ने इसे संविधान की भावना के अनुरूप ही तैयार करते हुए लागू किया है। और पूरा ध्यान रखा गया है कि संविधान की कोई भावना जो है इससे आहत न हो। इसलिए जो भी आपत्तियां यूसीसी में उठाई जा रही हैं, उन्हें भी देर सवेर सुलझा लिया जाएगा, या कहें कि उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम अवश्य यह उम्मीद करेंगे कि अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि पूरे भारतवर्ष में यूसीसी लागू हो। तो साथियों, यह मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद नापसंद दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और इसके अलावा यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और एक खुशखबरी आपको मैं दे रहा हूं कि मेरी अभी बाजार में 3 किताबें आई हैं। 2025 में 2024 में वो प्रकाशित हुई हैं और 2025 के प्रारंभ में आई हैं। उसमें से एक किताब जो है मोटिवेशनल है, गम की धूप, और एक जो है क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है एक वैश्विक समस्या बना है इस समय। और तीसरी किताब जो है मेरी विदेशी मामलों से संबंधित है, फॉरेन अफेयर्स से। भारत और क्वाड क्वाड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है, डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं डिस्क्रिप्शन के साथ उन किताबों का, सभी किताबों का अपना लिंक दे रहा हूँ। और यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि अवश्य लाभान्वित होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे नए ज्वलंत मुद्दे पर।
तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।